बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कल हमने अनुसूची के बारे में परिभाषा, प्रकार आदि का अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे कि अनुसूची निर्माण की प्रक्रिया क्या है। अनुसूची निर्माण तथा रचना के लिए कुछ प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जैसे अध्ययन विषय का निर्धारण करना, ये तय करना कि किन किन पक्षों को हमें अपने अध्ययन के अंदर शामिल किया जाना है, तथ्य संकलित कैसे किए जाएंगे, समस्या के प्रत्येक पहलू से संबंधित कौन सी सूचनाएं प्राप्त करनी है, प्रत्येक पहलू को भी कई उपभागों में बांट दिया जाता है, भाषा कौन सी प्रयोग की जाएगी, प्रश्नों की वर्गीकरण किस प्रकार से होगा, बनाए गए प्रश्नों को एक व्यवस्थित क्रम में लगाया जाएगा जिससे उनसे सब तरह की सूचनाएं आसानी से प्राप्त की जाएं और सारणीबद्ध और वर्गीकृत की जाएं। एक छोटे से सैंपल पर उसका प्रयोग किया जाता है अनुसूची का, जिसे पूर्व सर्वेक्षण कहा जाता है। उसमें यह अनुसंधान करता है, यह पता लगाता है कि अनुसंधान में आने वाली कठिनाइयों और अनुसूचियों की कमी क्या है, जिन्हें दूर करके उन्हें वह वास्तविक प्रयोग के लिए तैयार करता है। अर्थात वह ये देखना चाहता है पूर्व सर्वेक्षण के द्वारा कि अनुसूची में कौन सी कमियां रह गई हैं। इस प्रकार जाकर के एक अच्छी अनुसूची का निर्माण होता है। एक उत्तम अनुसूची की रचना करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है अनुसूची के लिए कि एक अनुसूची जब तक कि बिल्कुल सही और उपयोगी नहीं होगी तब तक हमारे तथ्यों का संकलन भी विश्वसनीय, रिलायबल और वैध नहीं होगा। अनुसूची बनाते समय हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर अनुसूची का निर्माण गलत हो गया तो तथ्यों का संकलन भी गलत होगा और अनुसंधान गलत हो जाएगा। इसलिए अनुसूची के निर्माण करते समय कुछ प्रमुख बातों का ध्यान में रखा जाता है। अनुसूची के दो प्रमुख भाग हैं, पहला भौतिक पक्ष, दूसरा आंतरिक पक्ष। दोनों की रचना करते समय कुछ बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। पहला, अनुसूची का भौतिक बाह्य पक्ष। अनुसूची का भौतिक बाह्य पक्ष। अनुसूची निर्माण के भौतिक पक्ष में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिनका उल्लेख प्रश्नावली में भी समान ही होता है। जैसे अनुसूची का आकार 8x11 से अधिक 8x11 से अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए। अनुसूची हेतु प्रयुक्त किए जाने वाला कागज अच्छा होना चाहिए, खुरदरा नहीं होना चाहिए, चिकना व साफ सुथरा हो। रंगीन कागज़ का प्रयोग भी आकर्षक होता है। सूचनाएं लिखने के लिए पर्याप्त खाली स्थान छोड़ा जाए, हाशिया छोड़ा जाए। अनुसूची में कागज़ के एक तरफ लिखना श्रेष्ठ होता है। कॉलम, शीर्षक तथा उपशीर्षक और मदों को व्यवस्थित कर दिया जाए। अनुसूची में पदों की संख्या अधिक नहीं हो। दूसरा, अनुसूची की अंतर्वस्तु। अनुसूची की अंतर्वस्तु के अंतर्गत भी दो बातें होती हैं। पहला, उत्तरदाताओं के बारे में प्रारंभिक जानकारी, जिसमें उत्तरदाता का नाम, पता, आयु, लिंग, शिक्षा, जाति, धर्म आदि के बारे में सूचना एकत्रित की जाती हैं। दूसरे भाग में समस्या से संबंधित प्रश्न और सारणियाँ होती हैं। अनुसूची भरने के लिए अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक निर्देश भी होते हैं और उसमें व्यक्ति का परिचय भी होता है, इसलिए ध्यान रखा जाता है कि अनुसूची की अंतर्वस्तु भी सही से हो। तीसरा, अनुसूची की शब्दावली व प्रश्न। अनुसूची में प्रश्नों के द्वारा सूचनाओं को संकलन किया जाता है, इसलिए उसके निर्माण में उचित शब्दों, प्रश्नों और भाषा का चयन आवश्यक है। इसके अभाव में हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएंगे और भटक जाएंगे, और इस प्रकार हमें तथ्यों के संकलन का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। अनुसूची की शब्दावली के क्रम में जिन प्रश्नों को हमें शामिल नहीं करना चाहिए वे इस प्रकार है। पहला, अनिर्दिष्ट प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने में सूचनादाता को स्वतंत्रता होती है और वह अपनी राय जिस प्रकार चाहे व्यक्त कर सकता है। इस प्रकार के प्रश्न प्रायः किसी समस्या पर जनपद जानने के लिए, उसके कारण व उसके समाधान को ढूंढने के लिए बनाए जाते हैं। दूसरा, निर्दिष्ट प्रश्न। इन प्रश्नों के संभावित उत्तर पहले से ही लिखे होते हैं और सूचनादाता को इन्हीं में से कोई उत्तर चुनना होता है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर देना सरल होता है, जैसे कि आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, विवाहित, अविवाहित, विधुर, विधवा, तलाकशुदा आदि। इसी प्रकार आप शिक्षित हैं या अशिक्षित। तीसरा, दोहरे प्रश्न। जब किसी प्रश्न के दो ही संभावित उत्तर हो सकते हों तो ऐसे प्रश्नों को द्वंद्वात्मक या दोहरे उत्तर वाले प्रश्न कहते हैं। इन प्रश्नों का एक उत्तर सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक होता है। इस प्रकार के प्रश्नों का वर्गीकरण सारणीयन, सरल व सुविधाजनक होता है। जैसे, क्या आप अनुसूचित जाति के छात्र हैं? हाँ, नहीं। क्या आप शराब पीते हैं? हाँ, नहीं, आदि। चौथा, बहुवैकल्पिक प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में कई संभावित उत्तर दिए होते हैं। उत्तरदाता को उनमें से कोई एक प्रश्न को छांटना पड़ता है।
ये निर्दिष्ट प्रश्नों से बहुत कुछ समानता रखते हैं, जिसमें कि विकल्प बहुत सारे होते हैं। जैसे जीवन साथी के चुनने में आप किसे प्राथमिकता देंगे? स्वास्थ्य व सौंदर्य को, आयु को, पारिवारिक पृष्ठभूमि को, शिक्षा को, संपत्ति को, स्वभाव गुण या अन्य कोई? इसमें उससे उत्तर देने की स्वतंत्रता होती है। 5वां निर्देशक प्रश्न। जब किसी प्रश्न के द्वारा उसके उत्तर की ओर संकेत किया जाता है तो उसे निर्देशक प्रश्न कहते हैं। ऐसे प्रश्न पक्षपात को प्रोत्साहन देते हैं। यद्यपि आवश्यक नहीं कि उनका उत्तर सदैव हाँ में ही दिया जाए, लेकिन फिर भी ऐसे प्रश्न संकेत तो दे ही देते हैं। ऐसे प्रश्नों के सकारात्मक उत्तर प्राप्त होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे कि आप इस मत से सहमत हैं कि शिक्षित स्त्रियां अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती हैं? हाँ, नहीं। क्या आप अखबार पढ़ते हैं? हाँ, नहीं। तो इस प्रकार के प्रश्नों में निर्देशन होता है। फिर है बहुअर्थक प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों की भाषा ऐसी होती है जो उनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। ऐसे प्रश्नों के सूचनादाता अपने अपने अर्थ लगा लेते हैं। जैसे आप कहाँ के निवासी हैं? तो इस प्रश्न में कोई ये जानेगा कि गांव क्या है, कोई ये समझेगा कि किस राष्ट्र के देश के सदस्य हैं, कोई ये समझेगा कि किस जाति के सदस्य हैं। इस प्रकार उनका अर्थ अलग अलग ले लिया जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी शामिल करते समय अनुसंधानकर्ता को सोचना पड़ता है। 7वां है श्रेणीबद्ध प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में उत्तरदाता को कई उत्तरों में से एक नहीं बल्कि सभी को चुनना या अपनी पसंद के अनुसार एक क्रम में लिखना होता है। जैसे आप कौन सा व्यवसाय पसंद करते हैं? आप भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, व्यापार, वकालत, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या न्यायिक सेवा आदि। उसमें उसे अपने सुविधानुसार उन प्रश्नों की रैंकिंग करनी होती है। फिर है अस्पष्ट प्रश्न। ऐसे प्रश्नों के उत्तरदाता यह नहीं जान पाते कि प्रश्न क्या पूछा गया है और उसका उत्तर क्या होगा। वह उसे जान नहीं पाता। जैसे कि आप क्या सुशिक्षित हैं? इस प्रश्न में सुशिक्षित का अर्थ संस्कार भी हो सकते हैं और शिक्षा भी हो सकती है। अतः इस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है। किस प्रकार के सम्मिलित किए जाने चाहिए प्रश्न अनुसूची में? जैसे जिनका आकार छोटा हो, प्रश्न थोड़े सूक्ष्म स्पष्ट हों, वर्णित हों, उत्तर देने में सहज और सरल हों। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनका उत्तरदाता को ज्ञान हो। प्रश्न सारणीयन के योग्य हों। प्रश्न अनुसंधान विषय से संबंधित होने चाहिए, अनावश्यक नहीं होने चाहिए। और अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। प्रश्नों का एक क्रम होना चाहिए। वे विषय से संबंधित होने चाहिए। प्रश्न बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। पूरक प्रश्न भी दिए जाने चाहिए जिससे कि उनकी दोहरी जांच हो सके। यदि उसी विषय पर पहले कोई अनुसंधान हो चुका हो तो उन इकाइयों का भी वही अर्थ रखना चाहिए। प्रश्न व्यक्तिगत जीवन से संबंधित नहीं होने चाहिए। प्रश्न पक्षपात रहित होने चाहिए। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनका उत्तर देने में कम से कम लिखना पड़े, इसलिए उत्तर के साथ सही का निशान, क्रॉस मार्क, हाँ या नहीं, ये सब लिखा होना चाहिए। प्रश्नों में संदेह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जब विचार तथा भावनाओं से संबंधित प्रश्न करने हों तो क्यों, कब, कहाँ, कैसे, क्या, कहाँ वाले प्रश्न अवश्य किए जाने चाहिए ताकि वह अपने विचारों और भावनाओं की पृष्ठभूमि को प्रस्तुत कर सके। ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिनका कि उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, जिनका बहिष्कार किया जाना चाहिए? तो अनुसूची के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो इनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उससे उनके प्रश्नों के उत्तर मिलने की संभावना कम हो जाती है। जैसे प्रश्न अधिक लंबे नहीं हों, प्रश्न उत्तरदाता की समझ में कठिनाई अगर आती हो तो वह भी गलत है। प्रश्न जटिल न हो ताकि सूचनादाता को समझने में कठिनाई न हो। प्रश्नों का सीधा संबंध उसके व्यक्तिगत जीवन से नहीं हो क्योंकि व्यक्तिगत जीवन की सूचनाएं प्रश्नों के उत्तर देने में उत्तरदाता थोड़े हिचकिचाते हैं। संदेहजनक प्रश्नों को भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। उत्तरदाता को असमंजस में डाल देने वाले प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। प्रेरक और निर्देशित प्रश्नों से बचना चाहिए। ऐसे प्रश्न भी नहीं पूछे जाने चाहिए जिनका उत्तर अन्य साधनों द्वारा प्राप्त किया जा सके। ऐसे प्रश्न जिनका संबंध अनुसंधान विषय से नहीं है उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। वे प्रश्न भी सम्मिलित नहीं किए जाने चाहिए जिनके सही उत्तर मिलने की संभावना नहीं है। समाज में स्वीकृत आदर्शों के विपरीत प्रश्न भी नहीं किए जाने चाहिए। यदि कोई जैसे कि स्वच्छंद यौन संबंधों के बारे में या किसी प्रकार के और जो हमारी संस्कृति के विपरीत हो उनके प्रश्न भी शामिल नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि उनके उत्तर मिलने की संभावना कम होती है। इस प्रकार अनुसूची में इन बातों का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए।